जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज की क्लास में हम अल्टरनेटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हर बार एग्ज़ाम पूछे जाते हैं और IT के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि अल्टरनेटर कार्य सिद्धांत क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर कार्य सिद्धांत क्या है। तो अल्टरनेटर कार्य सिद्धांत क्या है? फेराडे का नियम। तो अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? फेराडे का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान की जाने वाली उत्तेजक वोल्टेज किस प्रकार की होती है? हाई डीसी, निम्न डीसी। तो हमारे को ऑप्शन दे रखा है हाई डीसी, निम्न डीसी, हाई एसी और निम्न एसी। तो फ्रेंड्स, अल्टरनेटर के जो गतिशील जो रोटर होता है, अल्टरनेटर जो रोटर होता है, उसको हमारे को क्या देनी पड़ती है? डीसी दी जाती है। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर या फिर कंपाउंड जनरेटर के द्वारा रोटर को क्या दी जाती है? डीसी देती है। तो उस वोल्टेज का मान क्या होता है? कम ही होता है। ठीक है, 240 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्न डीसी क्या दी जाती है? रोटर को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसकी PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसकी आगे नीचे मैंने इसकी आंसर की भी डाल रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो पाए। अभी जो IT की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो उनमें आपको क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी 6 पोल 50 हर्ट्ज वाले अल्टरनेटर की चाल होती है। किसी 6 पोल 50 हर्ट्ज वाले अल्टरनेटर की चाल होती है। तो पोल की संख्या दे रखी है हमारे को 6 और फ्रीक्वेंसी का मान देगा 50 हर्ट्ज और अल्टरनेटर की क्या पूछी है? चाल पूछी है। तो चाल की सूत्र कैसे निकालेंगे? NS बराबर 120 इंटू F अपॉन में P। तो हमारे 120 इंटू F अपॉन P, तो 120 इंटू में 50 बट्टे में 6 पोल, तो 6 दूनी 12 20। तो कितनी RPM आएगी? तो इसका आंसर कितना आएगा? 1000 RPM आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सूत्र क्या है? अल्टरनेटर की चाल निकालने का NS बराबर 120 इंटू F अपॉन में P। तो इस सूत्र से हम क्या निकालते हैं? अल्टरनेटर की स्पीड निकालने का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? NS बराबर में 120 इंटू F अपॉन में P होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब उम्मीद है आप क्वेश्चन ऐसे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटर को डैश के रूप में निर्धारित किया जाता है। अल्टरनेटर को डैश के रूप में निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको KW, ऑप्शन बी KVA, ऑप्शन सी KVAR, ऑप्शन डी KWS। तो अल्टरनेटर को किसके रूप में निर्धारित किया जाता है? तो अल्टरनेटर को हम करते हैं KVA के रूप में हम क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। किसी अल्टरनेटर के स्टेटर में, किसी अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर क्या होता है? स्टेटर होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर के स्टेटर में लेमिनेटेड कोर प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई अल्टरनेटर के स्टेटर जो है, अल्टरनेटर का जो स्टेटर होता है उसमें लेमिनेटेड कोर क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। तो वो करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे को मशीन बार की कमी, ऑप्शन बी भंवर धारा की कमी, ऑप्शन सी चुंबकीय पुंज बढ़ाना और भंवर धारा की क्षति। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडी करंट जो क्षति होती है, यानी कि भंवरदार क्षति को कम करने क्या किया जाता है? स्टेटर को क्या करता है? हम लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अल्टरनेटर के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। अल्टरनेटर के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। तो ऑप्शन दे रखा है ग्रोलर विधि, ऑप्शन बी डार्क एंड ब्राइट लैम्प विधि, ऑप्शन सी टेस्ट लैम्प विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर को जब हम क्या करते हैं? तुल्यकालिक क्या करता है? रूप से जोड़ाता है, यानी कि समांतर जब क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। समांतर परिचालन अल्टरनेटर का किया जाता है ताकि दो पैरेलल ऑपरेशन जब अल्टरनेटर किया जाता है तो इससे क्या होती है? अल्टरनेटर की क्या होती है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस कंडीशन क्या कर देता है? हम एक अल्टरनेटर को बंद करके दूसरे अल्टरनेटर से काम चालू रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम क्या करते हैं? अल्टरनेटर का तुल्यीकरण करते हैं, यानी कि समांतर क्रम प्रचालन करते हैं। तो उनके एडजस्टमेंट को परखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ विधि उपयोग में ली जाती है ताकि उनके जो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी वो क्या हो सके? समान हो सके।
तो उनके समन्वय परखने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ग्रोलर विधि, ऑप्शन बी डार्क एंड ब्राइट लैम्प विधि, ऑप्शन डी टेस्ट लैम्प विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डार्क एंड ब्राइट लैम्प विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समन्वय को यानी कि तुल्यकार्य के रूप में जब जोड़ा था उनके समन्वय परखने के लिए डार्क और ब्राइट लैम्प विधि का उपयोग किया था। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो कि धीमी गति से चलता है, एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो कि धीमी गति से चलता है, उसमें क्या होगा? एक घूमता हुआ आर्मेचर और क्षेत्र, एक चिकनी और बेलनाकार रोटर के साथ घूमना और एक सेलियन पोल रोटर के साथ घूमना। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स हम एक बार और देख लेते हैं। एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर है, बड़े व्यास का क्या है? व्यास का अल्टरनेटर है जो कि धीमी गति से चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक बड़े व्यास का जो कि क्या होता है? स्लो स्पीड में चल रहा है। तो क्वेश्चन में आपको समझना है थोड़ा। ठीक है, बड़े व्यास है यानी कि इसके रोटर का व्यास क्या है? थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वो क्या और धीमी गति से थोड़ा चल रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी? एक घूमता हुआ आर्मेचर होगा, घूमता हुआ आर्मेचर और फील्ड होगा। ऑप्शन सी एक चिकनी और बेलना का रोटर के साथ घूमेगा। ऑप्शन डी एक सेलियंट पोल रोटर के साथ क्षेत्र का घूमना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा व्यास जब भी होता है, ठीक है, बड़ा व्यास किस पोल का होता है? तो सेलियंट पोल रोटर टाइप जो होता है अल्टरनेटर, सेलियंट पोल रोटर टाइप का जो होता है ना, उसका व्यास क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो सेलियंट पोल रोटर का जो व्यास होता है वो अधिक होता है, उसके साथ में क्या होता है? फील्ड घूमते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी एक सेलियंट पोल रोटर के साथ क्या होना? फील्ड घूमना। यानी कि बड़े व्यास का आपको क्या दे रखा है? रोटर दे रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या सेलियंट पोल रोटर के साथ क्या होगा? फील्ड आपका घूमेगा। नया क्वेश्चन देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्यावर्तक पर अधिक लोड डालने पर उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन होने लगता है। उपरोक्त कथन किस दोष से संबंधित है? प्रत्यावर्तक जब पर हम क्या करते हैं? अधिक लोड डालते हैं तो उसकी घूर्णन गति में क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तन होने लगता है और कई बार उसका जो रोटर होता है वो भी ऑसिलेट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस दोष को हम किस कथन से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, तो उपरोक्त कथन किस दोष से संबंधित है? ऑप्शन है हंटिंग दोष, ऑप्शन सी वितरण दोष, ऑप्शन सी कला दोष, ऑप्शन डी क्षेत्र दोष। घूर्णन गति में परिवर्तन होने लगता है, उपरोक्त कथन किस दोष से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दे रखा हमारे हंटिंग दोष, ऑप्शन बी वितरण दोष, ऑप्शन सी कला दोष और ऑप्शन डी क्षेत्र दोष। तो जब भी हम क्या करते हैं? अल्टरनेटर पर अधिक लोड डालते हैं उसका रोटर ऑसिलेट करें। तो उपरोक्त दोष का कथन पूछा है कि भाई उपरोक्त जो ये कथन है वो किस दोष से संबंधित है। तो क्वेश्चन समझना हमारे को। ऑप्शन ए दे रखा है हंटिंग दोष, ऑप्शन ए हंटिंग दोष, ऑप्शन बी वितरण दोष, ऑप्शन सी कला दोष, ऑप्शन डी क्षेत्र दोष। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हंटिंग दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स हम, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी प्रत्यावर्तक की फील्ड धारा को कम किया जाता है, यदि किसी प्रत्यावर्तक की फील्ड धारा को हम क्या करते हैं? कम करते हैं, तो उत्पन्न वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर क्या करता है? फील्ड धारा को अगर कम करते हैं तो उत्पन्न जो वोल्टेज होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है वोल्टेज समान रहेगा, ऑप्शन बी वोल्टेज कम होगा, ऑप्शन सी वोल्टेज का क्या मान होगा? अधिक होगा, ऑप्शन डी पहले कम फिर बढ़ेगा। तो अल्टरनेटर की जब फील्ड धारा को हम क्या करते हैं? तो अल्टरनेटर की जो फील्ड धारा होती है अगर कम किया था तो उत्पन्न वोल्टेज क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है वोल्टेज समान रहेगा, ऑप्शन बी वोल्टेज कम होगा, ऑप्शन सी वोल्टेज अधिक होगा, ऑप्शन डी पहले कम फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वोल्टेज कम होगा। जो ईएमएफ जो होता है वो आईएफ के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो अल्टरनेटर की जो फील्ड धारा होती है यानी आईएफ जो होती है वो क्या होती है? ईएमएफ के समानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड, तो जब हम क्या करते हैं? फील्ड धारा कम करते हैं तो ईएमएफ का मान भी क्या होता है? कम होता है। तो क्या होगा आंसर? वोल्टेज कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रत्यावर्तक में किस प्रकार के भार के अनुसार टर्मिनल वोल्टेज में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी प्रत्यावर्तक में किस प्रकार के भार के अनुसार टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन है इंडक्टिव लोड, ऑप्शन बी प्रतिरोधी लोड, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों और ऑप्शन डी कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव जो लोड होता है उसके लिए क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज में हमेशा वृद्धि होती है। सबसे कम किसके लिए होती है? इंडक्टिव लोड के लिए होती है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जो बढ़ता है वो कैपेसिटिव लोड के लिए हमेशा क्या होती है? प्रत्यावर्तक के टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि होती है। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी प्रत्यावर्तक में उत्तेजक को स्थापित करने का स्थान है। तो यहाँ पर बात हो रही उत्तेजक का मतलब क्या होता है? एक्साइटर।
उत्तेजक का मतलब क्या होता है, एक्साइटर की कोई अल्टरनेटर, उसमें एक्साइटर क्यों स्थापित किया जाता है, को स्थापित करने का स्थान है। तो एक्साइटर को हम कहाँ पर स्थापित करते हैं, तो एक्साइटर को हम करते हैं स्थापित रोटर पर, ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटर पर नहीं करते, आर्मेचर कोर पर भी नहीं करते, ठीक है। एक्साइटर को स्थापित किया जाता है रोटर पर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए रेटिंग समान होनी चाहिए, ऑप्शन बी फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, ऑप्शन सी रोटर प्रतिबाधा समान होना चाहिए, और स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो जब भी अल्टरनेटर को समांतर प्रचालित किया जाए तो फेज अनुक्रम उसका समान होना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी रेटिंग वगैरह भी इसमें सही हो तो इसका आंसर क्या होगा, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजित धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजित धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए विचलन रोकता है, ऑप्शन बी अधिक वोल्टेज संरक्षण, ऑप्शन सी मर्त शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ऑप्शन डी अल्टरनेटर ओवरलोडेड होगा। क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं। जब अल्टरनेटर में क्या करते हैं, फील्ड उत्तेजित धारा को क्या करता है, बढ़ाते हैं। फील्ड उत्तेजित जो धारा होती है उसको जब हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फील्ड की जो एक्साइटेड धारा उसको बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्वेश्चन ये कहना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए विचलन रोकता है, ऑप्शन बी अधिक वोल्टेज का क्या करता है, संरक्षण करता है, ऑप्शन सी मर्त शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ऑप्शन डी अल्टरनेटर ओवरलोडेड होगा। तो फ्रेंड्स जब भी क्या करते हैं हम फील्ड धारा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, विचलन हमेशा रोकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। घूर्णन क्षेत्र अल्टरनेटर का उपयोग करने के फायदे हैं। घूर्णन क्षेत्र अल्टरनेटर का उपयोग करने के फायदे हैं। तो ऑप्शन है क्षेत्र में दोष पता लगाना आसान है, ऑप्शन बी अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, ऑप्शन सी दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान, ऑप्शन डी दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता चाहे फेजों की संख्या कुछ भी हो। तो घूर्णन क्षेत्र अल्टरनेटर का उपयोग करने का फायदा क्या है कि दो स्लिप रिंगों की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है, चाहे फेज की संख्या कुछ भी हो। तो घूर्णन क्षेत्र अल्टरनेटर का उपयोग करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज समायोजित करें, ऑप्शन बी फेज अनुक्रम समायोजित करें, ऑप्शन सी आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, ऑप्शन डी समानता के लिए क्या दे, सही तुरंत संकेत दें। तो फ्रेंड्स सिंक्रोस्कोप जो होती है विधि होती है एक तरह के अल्टरनेटर के तुल्यकीकरण जो होती है समांतर क्रम प्रचालन के लिए सिंक्रोस्कोप एक मेथड यूज में लिया है। जो डार्क और ब्राइट लैंप विधि है वो अधिक विश्वसनीय नहीं होने के कारण सिंक्रोस्कोप का अधिक उपयोग में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बल्ब की स्थिति को प्रचालन जो देखना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा पुराना मेथड है। तो सिंक्रोस्कोप विधि होती है इसका उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। तो सिंक्रोस्कोप विधि का उपयोग तुल्यकीकरण के प्रचालन को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है कि समानता के लिए क्या दे, सही तुरंत संकेत दे। तो ये क्या करता है, एडजस्टमेंट जब होता है तब क्या आता है, सही तुरंत संकेत देता है, ठीक है, और ये 0 पर क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज मतलब क्या होता है, विचुम्बकीय प्रभाव, ठीक है। डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करें। अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन जो प्रभाव होता है उसमें विचुम्बकीय प्रभाव की जो भरपाई है वो कैसे की जानी चाहिए। तो ऑप्शन है अल्टरनेटर की गति को कम करें, ऑप्शन बी उत्तेजित धारा को कम करें, ऑप्शन सी फील्ड उत्तेजन धारा में वृद्धि करें, और ऑप्शन डी अल्टरनेटर की गति में वृद्धि करें। तो अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन होती है उसमें जो विचुम्बकीय प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि फील्ड जो उत्तेजन जो धारा होती है उसमें क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 17। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। अल्टरनेटर रोटर को क्या देनी पड़ती है, हमारे को डीसी देनी पड़ती है, तो उस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन है उत्तेजक, ऑप्शन बी इन्वर्टर, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजर। तो फ्रेंड्स रोटर को डीसी प्रदान करने उपकरण का क्या नाम होता है, उत्तेजक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तेजक, या फिर इसको बोलते हैं एक्साइटर। एक्साइटर क्या देता है, इसके रोटर को डीसी देता है, जिससे क्या होता है इसके पोल क्या होता है, एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टेज पर, ऑप्शन सी स्पंदन गति पर, ऑप्शन डी क्षेत्र धारा पर। तो फ्रेंड्स अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पादित जो विद्युत वाहक बल किस पर डिपेंड करता है? ये करता है क्षेत्र जो धारा तो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि IF जो होती है फील्ड धारा के क्या होता है? समानुपाती क्या होता है? वोल्टेज होता है, ठीक है, या फिर EMF होता है। तो EMF जो अल्टरनेटर में जो उत्पन्न जो EMF होता है वो फील्ड करंट के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये क्षेत्र धारा पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के RPS में गति की गणना करें। 2 पोल 50 अल्टरनेटर के RPS में गति की गणना करें। तो फ्रेंड्स इसका सूत्र यही है सेम, ठीक है। तो NS बराबर में 120 इंटू F अपॉन में P, इसका ये सूत्र होता है, ठीक है फ्रेंड्स। NS बराबर में 120 इंटू F अपॉन में P। यहाँ पर सूत्र दे रखा हमारे को NS बराबर 120 इंटू F अपॉन में P। यहाँ पर हम क्या करेंगे, F की वैल्यू लिख लेते हैं 50 और पोल की संख्या 2। तो हमारे पास में कितना आएगा? 3000 RPM। ये फ्रेंड्स हमारे वैल्यू है RPM में। हमारे को RPS में गति पूछी। RPS का मतलब क्या होता है? राउंड पर सेकेंड। एक्चुअल में हम हमेशा जो गति गणना करते हैं वो RPM में करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमारे को RPS में भी दे दिया जाता है, तो हमारे को वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। RPS यानी कि राउंड पर सेकेंड में निकालना। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3000 RPM जो है उसमें सीधा 60 का भाग लगा देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो 60 का भाग लगे तो कितना है? 6 5 30 यानी कि 50, यानी कि 50 RPS हमारा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। क्या करना हमारे को, पहले क्या करना, नॉर्मल जो गति निकालना सूत्र वो निकालना, उसमें 120 इंटू 50 अपॉन में 2 करके फिर कितना है क्या आंसर? 3000 में क्या करना है? राउंड पर सेकंड निकालना। तो क्या करेंगे? 60 का भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 50 राउंड पर सेकंड यानी कि RPS में आ जाएगा। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा को खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ का तेली नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम का उपयोग किसके लिए करता है? EMF की दिशा को खोजने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की जो आंसर की वो भी मैंने इसमें डाल रखी है, तो आप इसमें देख सकते हैं, ये इसमें आंसर की भी डाल रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की लिंक जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।